Okay, so now we will start with chapter 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर सेक्शन 43 to 72। इसमें शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, बोथ प्रेफरेंस इक्विटी में विद वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, preferential right for payment of dividend and repayment of capital in case of winding up of company. And section 2 subsection 84 में शेयर डिफाइंड है which includes stock. section 2 subsection 30 में डिबेंचर डिफाइंड है which includes डिबेंचर stock, bonds and other instruments evidencing the debt. Both are movable property. सेक्शन 44 में कहा है ये। उसके बाद काइंड्स ऑफ कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल को हम नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। इट इज़ मैक्सिमम कैपिटल विच इज़ ऑथराइज बाय एमओए that can be raised by a company. It can be increased but after alteration in the memorandum of association. Then issued capital issued by company for subscription, जो पैसा कंपनी ने इशू करा है मार्केट में, उसके बाद सब्सक्राइब्ड, उस इशूड कैपिटल में से कितना इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया है फॉर द टाइम बिंग। कॉल्ड अप, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसमें से कितना कैपिटल जो है कंपनी ने कॉल करा है, मंगवाया है शेयर होल्डर से। जैसे अगर 10 रुपीज़ के एक शेयर है तो उसमें से अगर 5 रुपीज़ मंगवाए हैं तो उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे। और पेड अप कैपिटल, उस 5 रुपीज़ में से कितना अमाउंट जो है कंपनी ने रिसीव कर लिया, दैट इज टोटल अमाउंट रिसीव्ड एज पेड अप अगेंस्ट द कॉल्ड अप कैपिटल, उसको हम पेड अप कहेंगे। और जो बाकी रह जाएगा वो एरियर्स में चला जाता है। उसके बाद रिजर्व कैपिटल, इट इज़ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच विल बी कॉल्ड ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। और एक होता है हमारा कैपिटल रिजर्व विच इज़ डिफरेंट देन रिजर्व कैपिटल। नाम थोड़ा डिफरेंट सेम लगता है बट ये रिजर्व है और ये कैपिटल है। कैपिटल रिजर्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेज। ठीक है, उसके बाद हम इक्विटी शेयर्स पढ़ते हैं। सेक्शन 43 में है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड दीज शेयर्स, वोटिंग राइट ऑफ दीज शेयर्स शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ये याद रखनी है परसेंट, ये MCQs टाइप में आ सकता है। देन कंडीशंस फॉर इशूइंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स, पहला है इट शैल बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स। देन शेयर होल्डर्स एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे। वोटिंग पावर शैल बी लेस देन और इक्वल टू 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नो पेनल्टी अंडर सिक्योरिटीज लॉ इन द लास्ट 3 years एंड नो कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट टू ऑर्डिनरी इक्विटी। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तभी डिफरेंशियल वोटिंग राइट जो है कंपनी इशू कर सकती है। उसके बाद हमने पढ़ना है सेक्शन 46 जिसमें लिखा है कि शेयर सर्टिफिकेट शैल बी प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ द पर्सन टू सच शेयर्स। इफ शेयर्स आर हेल्ड विद डिपॉजिटरी देन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी इज प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है एक सेक्शन 48 है जिसमें है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। शेयर होल्डर्स के राइट को वेरिएशन कर सकते हैं बट कंसेंट चाहिए राइटिंग में एटलीस्ट 3/4 ऑफ द होल्डर्स ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। If more than 10% of the holders do not consent to variation, then they may apply to the tribunal within 21 days of passing of the resolution to declare that variation void, and the decision of tribunal on that point shall be binding on all the shareholders. Variation shall become effective on the confirmation by the tribunal if the application is filed by the holders of more than 10%, and the company shall file with the ROC the order of tribunal within 30 days. Okay, ये हो गया। सेक्शन 43 हो गया। सेक्शन 44 हो गया, इसमें लिखा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद हमने सेक्शन 46 भी पढ़ लिया जिसमें है कि शेयर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। सेक्शन 45 में कुछ नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि शेयर्स की जो है नंबरिंग होनी चाहिए जिसमें डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं। उसके बाद हमने सेक्शन 48 भी देख लिया, वेरिएशन होगी। उसके बाद अब हमारा आ जाता है सेक्शन 50 मेन जो इंपॉर्टेंट है 52 शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, 53 इशू एट डिस्काउंट एंड 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स। प्रीमियम में क्या होता है, जो पार वैल्यू जैसे 100 रुपीज़ का शेयर है उस पर 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा हम अगर इशू कर रहे हैं तो 120 रुपीज़ का अगर शेयर है तो 20 रुपीज़ उसका प्रीमियम हो जाएगा। अमाउंट ओवर एंड अबव द पार वैल्यू ऑफ द शेयर अमाउंट शेयर बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। वो 20 रुपीज़ पर शेयर जो अमाउंट टोटल जितना होगा वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। और ये जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट है इट शेल बी यूटिलाइज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, बायबैक और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन।
उसके बाद इशू एट डिस्काउंट, वैसे आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनीज आर नॉट अलाउड टू इशू शेयर एट डिस्काउंट, इफ इशूड देन इट शैल बी वॉइड। एक्सेप्शन है दो, स्वेट इक्विटी शेयर्स और शेयर्स इशू टू क्रेडिटर्स व्हेन देयर डेट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, and in case of non-compliance of this section then penalty is the amount raised by issue or 5 lakh whichever is less, and the company shall also be liable to refund the money with 12% per annum interest. The punishment ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद सेक्शन 54 है स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात करता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? वो शेयर्स जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ को इशू करती है इन रिटर्न ऑफ देयर नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो उन्होंने अपना काम किया है कंपनी के लिए, उस स्वेट के रिटर्न में इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करती है अपने, और इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है जो कि वैलिड रहता है फॉर 12 मंथ्स, मतलब विद इन 12 मंथ्स ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन द कंपनी शेल अलॉट स्वेट इक्विटी शेयर। इनका लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर्स। मतलब कि जो जिसको शेयर्स इशू करें वो आगे फर्दर 3 ईयर्स के लिए उसको सेल नहीं कर सकता। इशू प्राइस इज डिटर्मिन्ड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यू एंड मैक्सिमम 15% ऑफ एग्जिस्टिंग, द लिमिट क्या है स्वेट इक्विटी शेयर्स की? मैक्सिमम 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, एंड टोटल किसी भी टाइम पे जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं वो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड स्टार्टअप्स को लिए हमें रिलैक्सेशन दी है डेट फॉर 10 ईयर्स, फॉर स्टार्टिंग 10 ईयर्स 50% ऑफ पेड अप कैपिटल तक वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अदरवाइज लिमिट है 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। उसके बाद हमारा हो गया, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर है सेक्शन 55 में। प्रेफरेंस शेयर इशू एंड रिडम्पशन बोथ सेक्शन 55 में है इसका। इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं कौन से रेजोल्यूशन पे? दैट अफेक्ट देयर राइट्स और इन द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, बट इन केस द डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर 2 years continuously or more then they get a right to vote on all the resolutions of the company. प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है जनरल मीटिंग में। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बट रिडीमेबल। कभी आफ्टर 2013 एक्ट प्रेफरेंस शेयर हमेशा रिडीमेबल इशू होंगे, और जनरली नॉर्मल कंपनीज के लिए 20 बट इन केस ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रेफरेंस शेयर कैन बी फॉर 30 years, बट फ्रॉम 21st year it shall start redeeming at least 10% of the preference share, and redemption shall be out of the profit available for dividends or the proceeds of fresh issue of shares raised for the redemption only, then redeemed only after the shares have been fully paid up, and capital redemption reserve shall be created out equal to the face value of the preference share out of the profits of the company. If the company is unable to redeem the preference share, then it shall issue fresh redeemable preference shares after special resolution of such shareholder and the approval of the National Company Law Tribunal. Then section 56 है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इसमें क्या होता है कि अगर किसी एक शेयर होल्डर ने दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र किया है या किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई है तो वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हम ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन जो है कंपनी के पास विद इन 60 days ऑफ एग्जीक्यूशन डिपॉजिट होता है, एंड इफ शेयर्स आर पार्टली पेड अप देन द कंपनी शेल गिव नोटिस टू द ट्रांसफरी, एंड ट्रांसफरी शेल गिव इज नो ऑब्जेक्शन विद इन 2 weeks ऑफ रिसीविंग द नोटिस, एंड कंपनी शेल डिलीवर द शेयर सर्टिफिकेट। उसके बाद ये हो गया इफ़ शेयर्स आर पार्टी पेड हो गया ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, एंड कंपनी शेल डिलीवर शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 months in case of incorporation of company and allotment of shares, और allotment of debentures के केस में विद इन 6 months इट शैल डिलीवर द सर्टिफिकेट, एंड ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन के केस में विद इन 1 month इट शैल डिलीवर द शेयर सर्टिफिकेट। इसके बाद सेक्शन 61 है जो कि कहता है कि ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करता है इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी। इट शैल बी डन ओनली इफ इट इज़ ऑथराइज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट मे ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल इन जनरल मीटिंग बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या क्या मोड्स हैं ऑल्ट्रेशन के? इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल, कंसोलिडेट और डिवाइड इट्स शेयर्स, convert shares into stock or vice versa, subdivide its shares or cancel its shares, but the cancellation shall not be deemed to be reduction of share capital. reduction of share capital की provision हमें दी हुई है अंडर सेक्शन 66।
जो कि है कि बाय स्पेशल रेजोल्यूशन होता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड कन्फर्मेशन ऑफ ट्राइब्यूनल भी चाहिए होता है. एंड इट शैल नॉट बी अलाउड इफ द डिपॉजिट्स इन आर इन एरियर्स दैट आर ड्यू फॉर पेमेंट एंड द कंपनी इज नॉट पेड दैट डिपॉजिट्स. एंड दिस कन्फर्मेशन ऑफ ट्राइब्यूनल, the 3 months when an application is made to the tribunal for getting confirmation for reduction of share capital, then the tribunal shall give notice to the central government registrar office, SEBI, and creditors of the company in case they have any objection. Within they can raise so within 3 months of the serving of the notice, and if no objection is raised, then tribunal shall give the confirmation, and company is free to reduce its share capital. उसके बाद हमारा 62 है. 62 में फर्दर इशू ऑफ कैपिटल. फर्दर इशू बाय वे ऑफ राइट इशू हो सकता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हो सकता है, या अदर इशू हो सकता है. राइट इशू में क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही कंपनी और शेयर्स ऑफर करती है बिफोर गोइंग टू द मार्केट. ऑन रिकॉर्ड डेट के एक डिसाइड कहती है कि इस डेट पे जो हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में शेयर होल्डर है उनको हम ये ऑप्शन देंगे. इट इज़ ओपन फॉर मिनिमम 15 days, मैक्सिमम 30 days. Notice of at least 3 days before opening the issue shall be given to the shareholders. They have a right to renounce. Renounce means अगर उनको खुद नहीं लेना तो वो ऑप्शन वो किसी और को दे सकते हैं कि मेरे रिटर्न में आप इसको शेयर्स इशू कर दो. एंड उनको जब राइट इशू का ऑफर जाता है तो साथ में एक लेटर ऑफ ऑफर जाती है. उसके बाद एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है. इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है. मिनिमम 1 year बिटवीन ग्रांटिंग द एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन. लॉक-इन पीरियड जो कंपनी डिसाइड करेगी वो है, कोई फिक्स लॉक-इन पीरियड नहीं है. वैसे ये दिया किसको जाता है, एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को, बट नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ऑप्शन नॉट ट्रांसफरेबल और प्लेज्ड, जिसको ऑप्शन मिला है वही उसको एक्सरसाइज कर सकता है. एंड राइट इशू में जिसको ऑप्शन मिला है वो खुद भी कर सकता है और वो किसी और को भी आगे रिनाउंस कर सकता है. बट ESOP में ऐसा नहीं है, बिकॉज ये हम एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स के लिए ही स्पेसिफिकली ये दिया है. और अदर इश्यूज होते हैं टू एनी अदर पर्सन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, कैश और अदर कंसिडरेशन, प्राइसिंग बाय वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर. 63 है बोनस इशू. बोनस शेयर्स शैल बी फुली पेड अप शेयर्स out of free reserves, security premium account or capital redemption reserve, but not out of capitalizing the reserve of revaluing assets. It is issued in lieu of dividend. When company has earned profits but it doesn't have cash, then it can issue dividend in the form of bonus share. कंडीशन है कि it is authorized by articles of association, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है. कंपनी हैज़ नॉट मेड डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट or default in payment of any statutory dues of its employees, or it doesn't have any outstanding penalty, outstanding partly paid shares made fully paid already. After that it can issue bonus share. Once decision of bonus shares is announced, then it cannot be withdrawn by the company. इसको फिर उसके बाद बोनस शेयर इशू करने ही पड़ेंगे अगर एक बार अनाउंस कर दिए. देन उसके बाद सेक्शन 68 बात करता है बायबैक की. बायबैक है कि कंपनी अपने ही शेयर्स जो इशू किए हुए जब मार्केट से परचेज करती है तो उसको हम बायबैक कहते हैं. बट ये शेयर्स जो है ये मस्ट बी फुली पेड अप होने चाहिए. कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर टू ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द ओपन मार्केट. इट कैन बी डन आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज, बट नॉट ऑफ द सेम काइंड एज बीइंग बॉट बाय. जो नए शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू करके जो पैसा आया है उससे भी बायबैक कर सकती है. बट जो शेयर्स नए इशू किए हैं वो सेम काइंड के नहीं होने चाहिए जो हम बायबैक कर रहे हैं. The amount of a free reserve and security premium account, the transfer amount equal to nominal value to the CRR account. कि CRR होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. उसके बाद इट शैल बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. बायबैक ऑथराइजेशन होनी चाहिए. स्पेशल रेजोल्यूशन पास होते जनरल मीटिंग में अगर जो अमाउंट है वो मोर देन 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व है. अगर लेस देन 10% है देन बोर्ड रेजोल्यूशन भी सफिशिएंट है फॉर बायबैक. आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शेल बी 2:1. इससे कम नहीं जानी चाहिए. मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व बायबैक हम कर सकते हैं. इससे ज़्यादा का बायबैक अलाउड नहीं है. ठीक है, ये सारी कंडीशंस है बायबैक की. एंड उसके बाद है बायबैक शेल बी कम्प्लीटेड विद इन 12 months फ्रॉम पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन हो चाहे वो बोर्ड रेजोल्यूशन हो. कोई न्यू बायबैक नहीं करेंगे विद इन 1 year फ्रॉम द कम्प्लीशन ऑफ अर्लियर बायबैक. बीच में 1 साल का गैप देना है.
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद इन completion of 7 days of completion of the buyback. The company shall destroy the share certificates. कितने दिनों में? 7 days में. And the offer of buyback shall be open for minimum 15 days, maximum 30 days. Listed company report to Securities Exchange Board of India ROC within 30 days of completion of buyback. Further issue of same kind of securities वैसे भी prohibited है for 6 months except by bonus share or conversion of share warrant or stock option or sweat equity shares और कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डेट इनटू इक्विटी. अगर और साथ में एक डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी भी फाइल करती है कंपनी विद अनलिस्टेड कंपनी आरओसी के पास और लिस्टेड कंपनी सेबी के पास बिफोर मेकिंग द बायबैक दैट इट शैल रिमेन सॉल्वेंट आफ्टर विद इन 1 year फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ बायबैक. उसके बाद सेक्शन 70 है प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक. कौन नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते? थ्रू सब्सिडरी कंपनी नहीं कर सकते, थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं कर सकते, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और लोन और इंटरेस्ट एक्सेट्रा. बट इफ डिफॉल्ट इज करेक्टेड एंड 3 years हैज इलैप्स्ड देन देयर इज नो प्रोहिबिशन, अदरवाइज द कंपनी इज प्रोहिबिटेड. ये हो गया 68 बायबैक. 70 में प्रोहिबिशन होगी. उसके बाद 71 आ जाता है हमारा डिबेंचर्स की बात करता है. इसकी डेफिनेशन हमें कहाँ दी हुई है? 2 सबसेक्शन 30 में. डिबेंचर्स हमारे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल. हाउएवर इरिडीमेबल आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल डिबेंचर्स. रिडीमेबल ही होंगे हमेशा. और रिडीमेबल का भी टाइम पीरियड है 10 years इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी बट 30 years इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी. ठीक है. और सिक्योर्ड मतलब कि उन डिबेंचर्स के अगेंस्ट कोई एसेट की सिक्योरिटी रखी हुई है. अनसिक्योर मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है. कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल. मतलब कि कन्वर्टेबल मतलब कि आप जब मेच्योरिटी का टाइम आएगा देन द डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स ऑफ द कंपनी. इट कैन बी कंपल्सरी कन्वर्टेबल और ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिबेंचर एट द टाइम ऑफ इट्स इशू. बट कन्वर्टेबल होने के लिए जब इशू करते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है एट जनरल मीटिंग. कंडीशंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे. स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट होगा आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच शैल बी यूटिलाइज ओनली फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है हु शैल बी कंपल्सरी अपॉइंटेड बिफोर इशू of prospectus in case offer is made to more than 500 members or public. And within 60 days after allotment the trustee deed भी execute होगी. मतलब कि अगर कंप्लीशन ऑफर होने से पहले डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो जाएगा और ऑफर होने के बाद विद इन 60 days ऑफ अलॉटमेंट डिबेंचर ट्रस्टी के साथ ट्रस्टी डीड एग्जीक्यूट होगी. ये टेन्योर हो गया 10 years और 30 years. 30 years इन केस ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनीज. और सिक्योरिटी जो होगी इन फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी. डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो डिबेंचर्स होल्डर्स के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखता है. डिबेंचर्स आर इशूड पारी पासू दैट इज़ ऑन इक्वल फुटिंग विद द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. जो नए डिबेंचर्स इशू होंगे वो पुराने डिबेंचर्स के साथ इक्वल फुटिंग पे होंगे, कोई प्रायोरिटी नहीं होगी until and unless इशू के टाइम पे कोई ऐसी कंडीशन रखी गई थी. क्वांटम ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना है? अगर लिस्टेड कंपनी है या फिर लिस्टेड कंपनी विच इज़ NBFC लिस्टेड NBFC है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो RBI से रेगुलेटेड है या बैंकिंग कंपनीज है, उनके लिए कोई DRR की वो लिमिट नहीं है, क्वांटम कोई DRR नहीं चाहिए. अगर अनलिस्टेड NBFC और HFC है देन नो DRR इफ़ द डिबेंचर्स आर प्राइवेटली प्लेस. अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है देन DRR शेल बी इक्वल टू 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स. इससे नीचे नहीं जाना चाहिए. एक हमारा डिबेंचर रिडम्पशन फंड होता है, वो था रिडम्पशन रिजर्व, ये है रिडम्पशन फंड. इट इज़ क्रिएटेड बाय ऑल द लिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड अनलिस्टेड कंपनी which shall not include NBFC and HFC. It shall be created on or before 30th April each year. The amount shall be invested or deposited at least 15% of the debentures maturing during the next 31st March after this year. At least 50% जो है वो हमने इन्वेस्ट करना है. and this amount shall be used only for redemption of debenture. एंड रिमूवल करना है अगर हमें डिबेंचर ट्रस्टी का बिफोर द हिज टर्म देन इट कैन बी डन इन द मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द होल्डर्स. ये हो गया चैप्टर 4 हमारा.
उसके बाद आता है चैप्टर 5 जो कि सेक्शन 73 से 76A की बात करता है डिपॉजिट्स में। डिपॉजिट्स की डेफिनेशन टू सबसेक्शन 31 में है। इट इज़ अ रिसीट ऑफ मनी बाय कंपनी एज अ डिपॉजिट और लोन बट डज नॉट इंक्लूड क्या क्या, शेयर एप्लीकेशन मनी और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ डायरेक्टर और बोरिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट और लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, यूटीआई, आरडीबीआई और अमाउंट फ्रॉम एनी अदर कंपनी और अमाउंट फ्रॉम कमर्शियल पेपर्स, डिबेंचर्स or supplier advances if they are appropriated against the supply of goods and services within 365 days of receipt, then also it's not deposit. And security deposit from employees shall also not come under the definition of deposits. उसके बाद हम मेन प्रोविजन देख लेते हैं। सेक्शन 73 में कहा गया है कि डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक नहीं की प्रोहिबिशन है एक्सेप्ट फॉर सर्टेन कंपनीज। वो सर्टेन कंपनी सेक्शन 76 में दी हुई हैं। 73 सब सेक्शन 2 में है कंपनी में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। और 74 में रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब 1956 एक्ट के अंदर जो डिपॉजिट्स लिए हुए थे। उसके बाद हमारा ये फॉर्म्स है, इसमें 4 ही फॉर्म्स है, इसमें कहीं कहीं हमने लिखे हुए हैं। DPT 1 में सर्कुलर इन फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट। DPT 2 डिपॉजिट, ये इंपॉर्टेंट है। DPT 2 जिसमें ट्रस्ट डीड होती है एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर। DPT 3 उसकी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स है ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर। और स्टेट देन और ये चैप्टर जो है 73 से 76 से ये कहाँ अप्लाई नहीं होता, बैंकिंग कंपनीज को, NBFCs को, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज जिनका काम ही डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना है। उसके बाद डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक कौन कर सकता है, सर्टेन कंपनीज जो कि 76 में है, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स कौन कर सकता है, उसके लिए कंडीशंस है। कोई भी कंपनी कर सकती है बट उसके लिए कंडीशन है क्या क्या। पहले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया एट जनरल मीटिंग। देन चार्ज शेल बी क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी एज सिक्योरिटी। अगर नहीं किया तो मेंशन करना है कि वो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स हैं। उसके बाद सर्कुलर इशू होगा मेंबर्स को। इसके साथ में एक डिपॉजिटरी रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन होगा जिसके मिनिमम 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग दिस और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अमाउंट डिपॉजिट होगा। एंड इट शैल बी यूटिलाइज फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ओनली। अमाउंट क्रेडिट टू दिस अकाउंट ऑन और बिफोर 30th April ईच ईयर। कितना अमाउंट, मिनिमम 15% ऑफ अमाउंट डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग दिस एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सर्टिफिकेट बाय कंपनी दैट देयर इज नो डिफॉल्ट ऑन इट्स बिहाफ इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। Copy of circular with the registrar of companies within 30 days before issue of circular। जो सर्कुलर हम मेंबर्स को देते हैं। और ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बिफोर सर्कुलर। तो सर्कुलर इशू करने से पहले क्या क्या करना है, एक तो कॉपी ROC को फाइल करनी है और एक ट्रस्टी अपॉइंट करना है। एवरी डिपॉजिट शैल बी रीपेड विद इंटरेस्ट। इफ कंपनी फेल्स टू रीपे देन ट्राइब्यूनल में ऑर्डर द रीपेमेंट बाय इट्स ऑर्डर। एंड एक है प्राइवेट कंपनी जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स अप टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स विद कंडीशंस ऑफ सेक्शन 73। ये प्राइवेट कंपनी के लिए हो गया कि उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, डिपॉजिट जितने मर्जी एक्सेप्ट कर सकती है। देन डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक सेक्शन 76 में जो हमने कहा था कि सर्टेन कंपनीज कर सकती हैं, वो कौन सी हैं, पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ मोर देन 100 करोड़ और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 500 करोड़, उनको हम एलिजिबल कंपनी कहते हैं। प्रायर कंसेंट इन जनरल मीटिंग चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और प्रायर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हमने रेटिंग दी हुई चाहिए। विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट, सिक्योर्ड ही होंगे। और रिमेनिंग सारी कंडीशन 73 की जो थी वो हमने फुलफिल करनी है इन सेक्शन 76 वाली कंपनी में। और डिपॉजिट्स का मिनिमम पीरियड होता है 6 months, मैक्सिमम पीरियड है 36 months। एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं अगर जिनकी वैल्यू लेस देन 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स एंड दे आर रीपेएबल आफ्टर 3 months ओनली। देन उसके बाद सीलिंग लिमिट है कि कितने कंपनी कितना रेज कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनी डिपॉजिट कितने एक्सेप्ट कर सकती है, अप टू 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। एलिजिबल कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स कर सकती है अप टू 10%, फ्रॉम अदर्स कर सकती है अप टू 25%। शेयर होल्डर्स मतलब मेंबर्स, और ये पब्लिक से। अदर कंपनी जो है वो सिर्फ मेंबर्स ही कर सकती है अप टू 25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जितना कि प्रिस्क्राइब किया है RBI ने फॉर NBFC ऑन कैन पे ऑन डिपॉजिट, उतना ही ये कंपनीज कर सकती है। एक इसका रजिस्टर मेंटेन होता है, कंपनीज को मेंटेन करना है जो कि एटलीस्ट 8 साल के लिए मेंटेन किया जाएगा। उसमें एंट्री करनी है विद इन 7 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ डिपॉजिट्स।
एंड फॉर्म DPT 3 एक होता है, वो रिटर्न, उसमें रिटर्न फाइल होती है डिपॉजिट्स की, वो ROC के पास फाइल होगी ऑन और बिफोर 30th जून एवरी ईयर। उसके बाद डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड अंडर प्रीवियस एक्ट, जो हमने 1956 एक्ट में क्योंकि प्रीवियस एक्सेप्ट किए हुए हैं, देन दे शैल बी रीपेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और the date due for their payment, whichever is earlier, and report shall be filed to the ROC within 3 months from the date of commencement of this act or the date of payment. And in case of default in repayment under section 74, तो उसकी पेनल्टी है सेक्शन 75 में। इसके बाद 76A है, अगर कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन 73 और 76 की, अगर कंपनी की लायबिलिटी अलग है, ऑफिसर्स की इन डिफ़ॉल्ट की लायबिलिटी अलग है। कंपनी को अमाउंट ऑफ डिपॉजिट तो वापस करना ही है प्लस इंटरेस्ट देना है, और सेकेंडली उसको फाइन इम्पोज करेंगे 1 करोड़ और 2 times द डिपॉजिट एक्सेप्ट विच एवर इज़ लोअर, मैक्सिमम 10 करोड़। और ऑफिसर्स को 25 लाख टू 2 करोड़ लायबिलिटी फाइन, अप टू 7 years पनिशमेंट, और लायबिलिटी अंडर सेक्शन 447 भी हो सकता है। ये हो गया चैप्टर हमारा 5 तक हो गया, चैप्टर 5 डिपॉजिट्स। चैप्टर 4 हमने कर लिया था शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमारा हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अगर, तो एक तो रजिस्टर्स और रिटर्न्स की बात करी है, मीटिंग ऑफ मेंबर्स की बात करी है, उनकी मीटिंग कैसे कंडक्ट होगी उसकी बात करी है, रेजोल्यूशन उसमें, और उसके मिनट्स की बात है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है।